सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम। नाज़रीन, किसी भी रियासत के बुनियादी ढांचे में 4 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। रियासत का बुनियादी ढांचा यानी हुकूमत, मुकन्ना, अदलिया और मीडिया, ये चारों रियासत के 4 सतून कहे जाते हैं, क्योंकि अगर इन 4 में से एक भी चीज़ ना हो तो रियासत का निज़ाम चलाया ही नहीं जा सकता। रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये 4 चीज़ें मौजूद हैं, मगर किसी भी रियासत के बुनियादी सतूनों में सबसे अहम तरीन सतून इंसाफ का क़याम है। और इस मुल्क का अदालती निज़ाम कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर साल केस चलते रहते हैं, और जब उसका फैसला मुल्ज़िम के हक़ में आता है तब उसे फौत हुए भी 10 साल हो चुके होते हैं। लेकिन वही केस जब किसी अमीर का हो तो उसके लिए सैर व तफरीह का बाइस बन जाता है। पाकिस्तान की जेलों में ऐसे बेशुमार कैदी हैं जिन्हें अपना जुर्म तक नहीं पता, लेकिन सालों से सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर हमारा जो अदालती निज़ाम है उसको कमज़ोर कर दिया जाता है। मुकदमात के फैसलों की ताख़ीर की एक बहुत बड़ी जो वजह है वो जजेस के फैसले तहरीर करने में ताख़ीर और गैर ज़रूरी तौर पर जो मुकदमात हैं उनको तवालत देना इसमें शामिल है। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ तकरीबन आखिरी सांसें ले रहा है। आम आवाम का अब इस निज़ाम पर किसी किस्म का कोई एतमाद बाकी नहीं रहा। इसीलिए इस देखने में ये आया है कि लोग अपने कानूनी मसाइल के हल के लिए सुस्त और महंगे निज़ाम इंसाफ की बजाय मुतबादिल रास्तों को तलाश करते हैं, जिनमें बाज़ औक़ात कानून को अपने हाथ में लेना भी शामिल होता है। अगर हमने इंसाफ के निज़ाम में जल्द बेहतरी नहीं लाई तो हम एक ऐसे मुल्क के शहरी होंगे जिसमें आप अपने दुश्मनों को भी अदालतों में मुश्किलात से दो चार देखना पसंद नहीं करेंगे। इसी पर आज हमने अपने प्रोग्राम में बात करनी है, लेकिन प्रोग्राम में बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि नामज़द चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं। उन्होंने दौरा किया खुजदार जेल का और एक बेगुनाह कैदी का जो वाक़या है वो उन्होंने बयान किया। उन्होंने उस कैदी की रुदाद सारी बताई। उन्होंने क्या कहा उन्हीं की ज़ुबानी पहले सुनते हैं, फिर प्रोग्राम में मेरे साथ जो मौजूद गेस्ट हैं साबिक जज सिंध हाई कोर्ट ख्वाजा नवीद साहब, उनसे बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब हमेशा की तरह साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की आपने सारी गुफ्तगू सुनी, किस तरह से उन्होंने बताया एक कैदी का पूरा अहवाल कि उसका कोई जुर्म भी नहीं था और वो कई सालों से जेल में पड़ा था और उसको पता भी नहीं था उसने किया क्या है। ख्वाजा नवीद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ख्वाजा नवीद साहब, ये तो सिर्फ एक कैदी की रुदाद है ना, ये एक केस है, एक कहानी है जो हमारे सामने आई। ऐसे पता नहीं कितने कैदी मौजूद होंगे जो बेगुनाह हैं और सालों से सज़ा काट रहे हैं। इस तरह का एक वाक़या भी हुआ था कि एक पता चला कि एक कैदी को जनाब फौत हुए भी 10 साल हो गए और वो बेगुनाह था, उसको बरी किया गया, उसको बरी किया था। तो क्या करने की ज़रूरत है हमारे निज़ाम में, क्या तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है? बात यह है कि अभी जो जस्टिस नईम अख्तर साहब माशाल्लाह चीफ जस्टिस हो गए हैं, इन्होंने ये वाक़या मुझे जब कराची ये विज़िट पर आए थे आज से तकरीबन 6-8 महीने पहले, तो ये पूरा वाक़या सुनाया था और बड़े दुख के साथ सुनाया था। और मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने इसी कैदी की दुआ से इनको चीफ जस्टिस बनाया है और अल्लाह इनको और मर्तबे इनके बुलंद करे और इनको मज़ीद इस तरह से इंसाफ के लिए काम करने के लिए ताकत दे और ये अपनी सीट को इस्तेमाल करें। बात यह है कि हमने ये बहुत गलत नाम रखा हुआ है इस निज़ाम का। ये निज़ाम जो है ये निज़ाम अदल नहीं है, ये फ़ैसलों का निज़ाम है। यहाँ अदल नहीं होता, फ़ैसले होते हैं अदालतों में। जस्टिस M.R. कियानी बहुत बड़े जज थे। उन्होंने अपनी किताब अफ़कार परेशान में लिखा कि मैं लाहौर में सेशन जज था, तो एक शख्स सुबह आया अपील में, अपनी अपील की पैरवी खुद ही कर रहा था। कहता है मैंने देखा तो अपील ज़ायदुल मयाद थी, यानी लिमिटेशन टाइम बार्ड थी। तो मैंने उससे कहा कि आपकी अपील ज़ायदुल मयाद है, ख़ारिज की जाती है। तो उसने कहा कि ये तो कोई इंसाफ ना हुआ। कहने लगे मैंने उसको डांट दिया, वो चला गया। फिर लिखते हैं आगे कि मैं गुस्सा मेरी ज़ुबान पे था, मेरे दिल में नहीं था। वो चला गया और मैं देर तक सोचता रहा कि हम अदालतों में बैठकर फ़ैसले कर रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे हैं। तो बात यह है कि अदालतों में शहादतों पर फैसले होते हैं और ये जो इस तरह से मैकेनिकली काम चलता है। और अभी क्या है ख्वाजा साहब, एक हुजूर मैं सेंट्रल जेल कराची गया और सुप्रीडेंट जेल ने मुझे एक कैदी दिखाया
और कहा कि ये बरसों से जेल में है, इस बदनसीब के पास 60,000 रुपये तफ्तीशी अफसर को देने के लिए नहीं थे, वो चूँकि पैसे नहीं थे उसके पास, इसलिए उसका जो उस पर दफ़ा लगाई गई वो ATC की दफ़ा थी और एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर उसका केस चलाया गया। ये कैसे होता है? मतलब क्या एक बंदा जो ASI है या जो सब इंस्पेक्टर है वो फैसला करता है जिस पर आगे जस्टिस नवीद ख्वाजा जैसे जज जरह करते हैं, पैरवी करते हैं किसी केस की, उनको पता होता है कि जिस शख्स ने ये केस बनाया है, जिसने ये चालान तैयार किया है, जिसने ये FIR लिखी, जिसने ये इन्वेस्टिगेट किया, जिसने जो प्रोसिक्यूशन कर रहा है, उसका अपना मयार क्या है, उसका अपना स्टैंडर्ड क्या है, उसकी अपनी क्या क्वालिफिकेशन क्या है, और हम उसके हवाले कर देते हैं। वो सारा सिस्टम बोल देता है आपको चलना उसी के पीछे पड़ना। नज़ीर लगारी साहब, यही तो दुख की बात बयान करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो एडिशनल सेशंस जज और मैजिस्ट्रेट, पहले तो ये कि उसने जब 60,000 रुपये नहीं मिले और वो ATC की दफ़ा नहीं हटाई, वो इसलिए नहीं हटाई कि उसने ऊपर पैसे देने होते हैं। तो उसने कहा कि अगर मैंने दफ़ा मुफ्त हटा दी तो मेरी तो ऊपर कोई बात मानेगा नहीं, तो मुझे पैसे जेब से देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा दफ़ा लगी हुई है, इसको लगी रहने दो और इसको चालान कर दो। जैसे वो याद है पुराने ज़मानों में कंडक्टर कहते थे डबल एस, बस को आगे जाने दो, तो वो आगे चली गई बस। अब क्या है कि जहाँ अदालत में केस आता है, सर आप यकीन करें कि एक एक चीज़ लिखी हुई है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, लेकिन जहमत गवारा नहीं करते हमारे जज साहिबान। मैं दुख से कह सकता हूँ, मैं खुद भी जज रहा हूँ, मैंने अभी अपनी मेरी रिपोर्टेड जजमेंट्स जो है उसकी किताब भी छप गई, आपको पेश करूँगा। तो सर उसमें क्या है कि अब मसलन चार्ज फ्रेम करना है सेशन केस का, एक दफ़ा है 265D। डी का मतलब यह है कि जज शुड रीड द एंटायर फाइल और उसके बाद ये डिसाइड करे कि आया चार्ज भी बनता है या नहीं। हमारे यहाँ कोई वो उस दफ़ा को पढ़ता ही नहीं है, आधों को तो इस दफ़ा का पता भी नहीं है, और वो डायरेक्ट चार्ज फ्रेम करते हैं, कहते हैं जी आज केस चार्ज के लिए है, और वो पेशकार ला के रखता है और चार्ज फ्रेम हो जाता है, और चार्ज के बाद गवाहियाँ शुरू हो जाती हैं। भाई आप पहले पढ़ो तो सही कि चार्ज बनता है या नहीं बनता। फिर यहाँ तो यही मरहला था जो जस्टिस अफगान ने बयान किया। जी नहीं, अगर काबिले इत्नाम जज साहब ने ये पढ़ा होता कि ये केस बनता है, जब एविडेंसेस मौजूद हैं उस फाइल के अंदर, एक एक चीज़ मौजूद है, तो फिर भी वो ट्रायल होता है और फिर भी ट्रायल का मंतकी अंजाम ये निकलता है कि उसको उम्र कैद हो जाती है। तो अगर वो पढ़ा जाता तो सारे के सारी चीज़ें। लगारी साहब अगर सुबह चीफ जस्टिस आधे जजों का इंटरव्यू लेना तो आधों को पता ही नहीं होगा कि 265D की भी कोई दफ़ा है। अब मैं किसको क्या कहूँ? तो इसका मतलब है कि टोटल ओवरहालिंग मांगता है ये। सर एंटायर निज़ाम तब्दीली चाहता है सर। ये 1800 पता नहीं 68 के 98 का CRPC है जिसको आज चला रहे हैं, और हम रोज़ एक नया पिनल लॉ ले आते हैं। मैं आपको बताऊं कितनी तब्दीली आई सर। आपको याद होगा सन 75 में भुट्टो साहब लेके आए क्या था नाम उसका, सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक्ट, जिसमें बाद में उनके अपने दामाद के भी चालान हुए और सारे हुए। फिर नवाज शरीफ साहब आए, इन्होंने स्पीडी ट्रायल कोर्ट वाला लिखा, जिसमें याद है वो सीमेंट फैक्ट्री की बस वाले बंदे 7 दिन में छूट गए थे। वो अब्दुर्रहमान शाह साहब जज बनाया था उसका इंचार्ज कि हाई कोर्ट का जज इंचार्ज होगा, और उसमें वो सारे के सारे बंदे 1 हफ्ते में बरी हो गए। ATC कोर्ट में मैं भुगत चुका हूँ केस का। आवाज़ लगती थी नज़ीर लगारी और दीगर हाजिर हूँ, और दीगर में थे मीर शकील रहमान, मजीद निज़ामी, ज़िया शाहिद, मुझे याद है पूरी की पूरी वो होते थे कि जनाब सारे के सारे लाइन में जा रहे हैं। और मालूम क्या था, किसी ने हमारे खिलाफ जाकर दरख्वास्त दी थी कि इन पर जो है तौहीन अदालत का मुकदमा बनता है, और तौहीन अदालत का मुकदमा जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चला गया। मैं एक और वो कोर्ट हम पर चला रही थी केस, जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। मैं उस केस में पेश हुआ था सर। वो कोने वाली कोर्ट थी, वह अमेरिकन एम्बेसी के पीछे ग्राउंड फ्लोर पे। तो वो केस ही नहीं था, वो कंटेम्प्ट ही नहीं बनती थी। ख्वाजा नवीद साहब, एक और बड़ा मसला है ये जो 60,000 वाली एक लगाई साहब ने बात की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कैदी ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। 60 तो उन्होंने बड़ी रकम बता दी है, 5,000 के चक्कर में अंदर कर देते हैं। तो उनके पास पैसे नहीं होते वकीलों को देने के लिए, तो उनका केस ही नहीं लगता, वो बेचारे ऐसी जेलों में सड़ते रहते हैं। इस तरह की भी कोई चेंज? अब हमारा नहीं ये है कि हमारी बार एसोसिएशंस ने पूरी हर जगह पे कमेटियाँ भी बनाई हुई हैं, और उसके बाद वकला की कमेटियाँ जो मुफ्त काम करती हैं वो खिदमतगार कमेटियां हैं, इमदादी कमेटियां कहते हैं।
लेकिन लोगों को बेचारों को नॉलेज ही नहीं होती, उनको कोई लेकिन approach ही उनका नहीं करता। शिकवा जो था वो ज्यादा बार की तरफ था, बेंच की तरफ कम था। जज साहब का बिल्कुल जज साहब का उन्होंने शिकवा बताया आपने जी। आप क्लियरली यूं करके स्लिप कर रहे हैं अपनी बिरादरी को छोड़कर जजों की तरफ चले गए। वकला भी नईम साहब ने कहा कि मुझे दुख हुआ और उन्होंने उस वकील को यहाँ तो तकरीर पे नहीं बताया, उन्होंने उसको डांटा भी। उसने कहा कि जी मुझे मेरी फीस नहीं देता ये साल, यार तुम फीस नहीं देते उसके खातिर मैं ये बंदा कह रहा अंदर किया हूँ हुआ है। कि जज साहबान का भी एक मसला है कि वो केस नहीं पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक मसला तो वकील साहब का भी उन्होंने होता है। कहा कि वो सुबह भी फाइल पढ़ के नहीं आया। हाँ, उन्होंने पहले तो उसको बुलवाया, जैसे को वलीमे पे बुलवाया है, 12 बजे आया उनको मिलने, अगले दिन सुबह उन्होंने उसको पाबंद एक किया। पर्सनल सवाल करूं, हुजूर जो मोस्ट हीनियस क्राइम था लियाकताबाद का, जिसमें आपने मुलजिम को बरी करवाया था, शहजाद मंजूरा का, शहजाद का, आप बताएं वो केस आपने मेरिट पर जीता था? 100% सर। उसमें क्या था, तो बेचारा लावारिस था, बल्कि वो तो केस मैंने लिया कैसे था, क्या हुआ था उस ज़माने में एक सदाकत अखबार था। हाँ। और एक अमन अखबार, दोनों नए निकले थे। सदाकत में सफ्तर था और अमन में अमीर वो था, क्या नाम था, हामिद था लड़का। अच्छा, तो हम दोनों ने मुझे कहा कि ये लड़का बेगुनाह, थाने वालों ने फिट कर दिया, ख्वाजा इसको बचाना है। मैंने सर थाने जेल से लांडी से जाके उससे वकालतनामा साइन कराया और ला के फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। हाँ, ये तो मुझे मालूम है कि और आपने फिर फ्री वो केस सस्ते लड़ा। ज़माने में मेरे जेब से 1200 रुपये लग गए थे। अच्छा, वो मीडिया के कहने पे वो लिया। फिर जब वो केस की पब्लिसिटी वैल्यू आई तो फिर बड़े बड़े वकील उसको छीनने आ गए मुझसे। मैंने फिर उसमें हसन अली अब्दुर्रहमान साहब मेरे उस्ताद थे, उनका वकालतनामा दाखिल किया, जिस पर वो फिर वकील भाग गए। लेकिन उस केस को पता किसने, नीचे अली अहमद जुनेजो ने, सेशन जज था, उसने सजाए मौत दी, दोस्त था मेरा। उसके बाद अपील मैंने दाखिल की हाई कोर्ट में। चलते 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 वो अपील आई सर 2 स्टालवर्ट जजों के पास। एक था अब्दुल हई कुरैशी साहब जो बाद में चीफ जस्टिस 7 साल रहे। दूसरे थे GM कुरैशी साहब, मुजफ्फर शाह के चचा। और वो बड़े टॉप के वकील थे उस वक्त। तो उन दोनों जजों ने वो मेरी अपील सुनी। फिर इन्होंने माइकस क्यूरिया उसको भी रखा, हयात जुनेजो साहब को, और फिर मेरे हक में फैसला हुआ। नहीं, वो तो एक मेरे ख्याल में तारीखी फैसला, और वो लॉ जर्नल्स में रिपोर्टेड है। मुकदमा भी जो एक्चुअली क्या सबसे था ज्यादा उसमें, हुआ ये कि अली अहमद जुनेजो साहब और सरकारी वकील, वो उन्होंने आपस में अंडरस्टैंडिंग दी कि इसको जल्दी करो, फांसी लगानी है। सरकारी वकील ने पूरी एविडेंस जो पुलिस फाइल में थी वो एड्यूस ही नहीं की। उसमें याद है खूनी दरिंदे वाला एक रुका था, वो रुका नहीं पेश हुआ, वो हैंड राइटिंग पेश नहीं हुआ, सिर्फ इकबाली बयान था मुलजम का मजिस्ट्रेट के आगे, और उसको फॉर्मेलिटीज़ मजिस्ट्रेट ने पूरी नहीं की थी उस बयान को रिकॉर्ड करने की। और सिर्फ इकबाली बयान जब हो तो उसके लिए लाजमी है कि कॉरोबरेटिव एविडेंस होनी चाहिए। कॉरोबरेटिव एविडेंस जो थी वो खूनी दरिंदे वाला रुका था, बाकी ना कोई बुगदा था ना कुछ था, कोई चीज़ नहीं थी, लिहाजा वो अदालत ने बरी कर दिया। तो अब आप क्या कहते हैं, ये सिस्टम एक तो ओवरहालिंग अजीज केस भी छूटा, और शबनम उस्मान जो था उसमें तो आपने देखा, वो सीमा रजा रेड हेयर ब्यूटी जो थी उसको पकड़ के लाए थे, बाद में उसको पुलिस ने C क्लास कर दिया, क्योंकि सारी पुलिस की टीमें असल कातलों तक पहुंच गई थी। जब वो पहुंच गई तो इतने इन्फ्लुएंशियल लोग थे कि सारी टीमें तोड़ दी गई। याद है आपको? मुझे सब याद है। और एक वाकया इस सिलसिले में जो होता रहा है, और जिस तरह का हमारा जुडिशल सिस्टम है, आप ये साहब का 35 साल 40 साल का साथ है ये जर्नलिज्म में, ये तो 45 साल पुराना वो केस है जिसका 75 का पूरे के पूरे 46 साल हो गए आज, 46 साल, और हम उस वक्त से लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ये साथ में वो कर रहे हैं, मैं वकालत कर रहा हूँ। अच्छा ख्वाजा साहब, आप एक प्रोग्राम भी क्या करते थे नीचे, ख्वाजा नवीद की अदालत, बिल्कुल, तो आज ही उसको किया, आप मसले हल करते थे लोगों के। 35 मिनट में फैसला देता था। और जब मैं हाईकोर्ट का जज बना, मैंने एग्जैक्टली सेम अदालत अपनी अदालत में लगाई, और एक दिन में 24-25 केस डिस्पोज करता था मैं। उससे आपको लगता है आपके उस प्रोग्राम से लोगों को अवेयरनेस बहुत फायदा मिला, इतनी अवेयरनेस मिली है कि सोच भी नहीं सकते आप। अच्छा खैर, उसको ये हुआ, मैं ये समझता हूँ कि कई साल चलाया मैंने। मैं ये समझता हूँ कि ये इस जुडिशल सिस्टम, आप इसको जुडिशल सिस्टम नहीं कहते हैं, बल्कि ये जस्टिस सिस्टम है, फैसला करने का एक निज़ाम है। इस निज़ाम की बहरहाल तब्दीली की ज़रूरत है। वकला के बिहेवियर को मैं इंतहाई माजरत के साथ कहता हूँ कि वकला भी केसेस को प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं, स्टडी नहीं करते हैं, और उनको पता ही नहीं होता है। अच्छा, ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, मुझे ये बताएं कि एक फैसला कोर्ट ने कर दिया है, जी सर, सिमिलर केस, सिमिलर पार्टी, वही मुद्दई दोबारा वही केस कर देता है,
आप क्या करेंगे उसको? वो डबल ज्योपर्टी होती है, पॉइंट आउट करें अगर जज को, और जज अगर वही बात है जहमत कर ले उस केस को, तो उसको रजिस्टर ही नहीं करेगा 265D में या उसमें पहली पेशी के ऊपर ही उड़ा देगा। सिविल प्रोसीजर कोड में तो लिखा हुआ भी है डबल ज्योपर्टी, अपना वो उसको क्या रेस्ट जुडिकेटा, कि आप सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर सेम पार्टीज के दरमियान दोबारा केस दाखिल कर नहीं सकते। और क्रिमिनल जो जस्टिस का सिस्टम है इसमें बाज़ औक़ात वो दो कोर्टों में चालान कर देते हैं, फिर हम उसे ले जाते हैं, उसे कहते हैं डबल ज्योपर्टी। उस पर फिर ये है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 13 है क्या, कि नो बडी कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस, तो उसमें भी कई जज हमारे से बहस करते हैं कि ये कन्विक्टेड का लिखा हुआ है, ट्राइड का नहीं लिखा हुआ, तो हमने ट्रायल तो करना है। अरे भाई, एक आदमी ट्रायल हो चुका है, तुम्हारे पास इतनी फुर्सत है कि तुमने दोबारा उसी बंदे को ट्रायल करना है। वो कहते नहीं वकील साहब, ये इसमें लिखा हुआ है कि नोबडी कैन बी कन्विक्टेड। नहीं, एक फैसला यहाँ हुआ, एक आदमी जो है, एक पार्टी वो चली जाती है हैदराबाद, दूसरा केस करती है, वो उसके गलत एड्रेस दे देती है और इस गलत एड्रेस पर उसको एक्सपार्टी करा देती है। एक्सपार्टी कराने के बाद उसके खिलाफ डिग्री आ जाती है, वो डिग्री लेकर वो कराची पहुंचता है, जी अदालत से डिग्री आ चुकी है, लें। आप इसका क्या किया? पहले उनसे मिल मिला के साहब, आप इसका जवाब ब्रेक के बाद, मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, और यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही है अदालती निज़ाम के ऊपर। लगाई साहब, आपने ख्वाजा नवीद साहब से सवाल किया था ब्रेक पे जाने से पहले। जी खाई साहब, मैं साथ में उसमें ऐड कर देता हूँ कि क्या ऐसा है कि हम ज्यूरी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करें और ज्यूरी बैठकर उसकी समाअत करे, ताकि एक जहन की जगह कई और जहन भी मिलकर उस फैसले की तरफ जाएँ। सर, ये पाकिस्तान में 1956 तक ज्यूरी सिस्टम था, और बल्कि मेरे जो उस्ताद थे वो ज्यूरी के बहुत बड़े वकील थे उस ज़माने में, बैरिस्टर हसन अली अब्दुर्रहमान साहब। फिर ये मार्शल लॉ जब अयूब खान का आया तो उसके बाद वो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट वगैरह आए और उसमें फिर ये ज्यूरी सिस्टम एबॉलिश हो गया। तो ज्यूरी सिस्टम के लिए सर बड़ा ज़रूरी है कि जो लोग ज्यूरी में लिए जाएँ वो करैक्टर वाले लोग हों। अब हमारे यहाँ तो लोग पैसे लेके गवाहियाँ झूठी दे देते हैं, यारी दोस्ती में बयान बदल लेते हैं। आपने 2-3 दफ़ा नाम लिया है, मैं नाजरीन को बता देता हूँ। हसन अली अब्दुर्रहमान एक बहुत बड़े वकील थे। पाकिस्तान जब बना, जिस वक्त पाकिस्तान बना उस वक्त कराची बार एसोसिएशन के सदर थे, बाद में वाइस चांसलर बने सिंध यूनिवर्सिटी के, उनकी वजह से एक बड़ा मसला भी पैदा हुआ था। और एक बात और कि वो शेरी रहमान के वालिद थे, और उनके छोटे भाई तुफैल अली अब्दुर्रहमान सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। जी, सिंध बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वो पहले चीफ जस्टिस बने थे, क्योंकि पहले सिंध चीफ कोर्ट था, फिर सिंध हाई कोर्ट बना। जब सिंध और बलूचिस्तान का एक ही हाई कोर्ट था तो उसके पहले चीफ जस्टिस उनके छोटे भाई जस्टिस तुफैल अली अब्दुर्रहमान थे। तो ये ज़ुबैदी फैमिली के हैं और ओल्ड कराचियंस हैं, ये कराची के पुराने शहरी हैं। तो खैर, आप अपनी बात के क्या इसको हम रिफ़ाइन करने के लिए और क्या कर सकते हैं? हमारा जुडिशल सिस्टम जो है, जैसे इंट्रो में पढ़ा, वो तो हमें बहुत मायूस कौन लगा। वाकई ऐसी सूरत हाल है कि लगता है कि इंसाफ के दरवाजे आम आदमी के लिए बंद हो चुके हैं। सर, ये आप यकीन करें कि मैं जब हाई कोर्ट का जज था तो लड़काना विज़िट पर गया, तो मैंने वहाँ सेशन जज साहब से कहा कि चले आज जेल चलते हैं। तो मैं 5-6 जो उनके मजिस्ट्रेट थे उनको साथ लेके और सेशन जज साहब को साथ लेके लड़काना जेल में गया। अच्छा, आप तो ये देखें कि कोर्टों में और इधर तो ये मुलजमों की आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। मैंने जी क्या किया कि सारे मजिस्ट्रेट साहिबान को और सेशन जज साहब को अपने साथ बिठा लिया, कैदियों को बुला के कुछ 200-250 ज़मीन के ऊपर बैठ गए। पूछा तुम कब से बंद हो? तो उसने कहा कि जी मैं 4 साल से बंद हूँ। मैंने कहा पहचानो, ये मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए हैं, कौन से जज साहब के पास आपका केस है? आप यकीन करें कि आधे से ज़्यादा लोगों ने सेशन जज के सामने कहा कि सर, हमने आज तक अपना जज ही नहीं देखा, हमें सिर्फ पेशकार डेट दे देता है, हम कोर्ट के बाहर ही होते हैं। मैंने फिर सेशन जज साहब से कहा कि अब ये आपका मामला है, अब आप इसको निपटें, क्योंकि वो उनके सबऑर्डिनेट थे। फिर मैंने वहाँ पे जो इस तरह के लोग थे तो 40-50 लोगों को पर्सनल बॉन्ड के ऊपर रिलीज़ करने का हुक्म दिया, और बाकियों के लिए मजिस्ट्रेट साहिबान जो मेरे साथ गए थे उनको कहा कि इनके केसेस फ़ौरन पैरूज करके और हमें रिपोर्ट करें।
फिर मैं तो 15 दिन के लिए वहाँ सर्किट कोर्ट में गया था, वापस आ गया। फिर रिपोर्ट MIT को आती है, वो मैंने कहा था चीफ जस्टिस साहब को पेश की जाए, क्या हुआ मुझे पता नहीं। तो जाहिर है आप जैसे जज को भी इतना ज़्यादा अरसा कबूल नहीं किया जा सकता। वो सिस्टम जो है उसने आपको फिर एक तरफ करने के लिए मुझे पता था, मुझे किसी ने कंफर्म करने ही नहीं, और ना मैंने होना। ये हमें भी लगता था। आपको क्या लगता था? हमें भी लगता था कि जो कुछ जस्टिस हमने बड़े मामलात में साथ किया, हमने लंबे सफ़र भी किए साथ में। हम वहाँ अलीपुर तक गए थे, हमारे कुछ लोग बेचारे मजदूर जो है बिल्डिंग के नीचे आकर वो हो गए थे, शहीद हो गए थे। फिर उनको कुछ इंसाफ दिलाना था, कुछ चीज़ें करनी थी, तो इन्होंने बड़ी हमारे साथ बहुत मेहनत की थी इन्होंने। और कुछ लोगों के घरों पर जाकर हमने चेक पहुंचाए थे। जस्टिस ख्वाजा नवीद साहब भी हमारे साथ थे। तो ये होता रहा है, लेकिन कोई पर्सनल इंटरेस्ट किसी के मामले में फर्द नहीं समझा जाता है, असामी समझा जाता है। और जिस दिन मैं जेल गया था लड़काने में, शायद पता नहीं 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड था। और फिर हमें 3-3:30 बज गए थे। हमने जेल वालों की कोई चाय शाय कोई चीज़ कबूल नहीं की। तो फिर मेरे साथ जो सेशन जज साहब थे मुझे आहिस्ता से कान में कहने लगे कि सर मैं शुगर का मरीज़ हूँ, तो आप इसको वाइंड अप करें कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो फिर हमने उनके कहने पे 3:30 बजे वाइंड अप किया। बिल्कुल। चलें अब थोड़ा सा आप लोगों की इजाज़त से मैं आगे। लगारी साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अवाम की टेलीफोन कॉल सुनी। तकरीबन 2 घंटे वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर लोगों की कॉल्स लेते रहे, उनके मसाइल सुनते रहे, बहुत सारी बातें की लोगों ने, क्वेश्चंस किए वज़ीर-ए-आज़म से। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कोरोना वायरस के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक दफ़ा फिर से लॉकडाउन की मुखालफत की है, और सिंध में जो लॉकडाउन लगा है वो उसकी भी मुखालफत करते हैं। वो ये कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन इस तरह से मुकम्मल जो लॉकडाउन है ये लगाना किसी भी तौर पर सही नहीं। एक तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि स्मार्ट लॉकडाउन मुझे समझ में नहीं आया है। स्मार्ट कैसा होता है? यानी कि वो बड़ा मतलब उसका मेकअप बहुत अच्छा होता होगा या उसको बहुत खूबसूरत बनाया जाता होगा तब वो स्मार्ट बनता होगा, मुझे इसका मालूम नहीं है। हम ख्वाजा साहब से पूछते हैं, ख्वाजा साहब ये जो मौजूदा लॉकडाउन लगाया गया है, गुज़श्ता रोज़ से लगा हुआ है शहर में, वो और स्मार्ट लॉकडाउन ये होते क्या हैं और किस तरह से होते हैं, और फ़ायदा कौन सा, किससे है फ़ायदा, ये आप जरूर। देखिए सर, बात ये है कि चले लॉकडाउन तो वो आवाम के फ़ायदे के लिए कहते हैं जी कि हम आपको बीमारी से बचा रहे हैं, क्योंकि देखें ना इमरान खान का तो कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं होना। अगर किसी बंदे को कोविड नहीं होगा और वो बच जाएगा तो अपने बाल बच्चों के लिए जिएगा, और इमरान को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब तो लॉकडाउन के खिलाफ हैं, वो ये कहते हैं लॉकडाउन नहीं होना। मैं वही बात कर रहा हूँ, तो इमरान खान सही खिलाफ है, क्योंकि जो उसकी रीज़न देते हैं वो कहते हैं कि हमारा जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसको रात को बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर जाना है, कोई रोटियां लेके जानी है, सुबह नाश्ते के लिए डबल रोटी के पैसे चाहिए। तो अब अगर हर चीज़ बंद हो जाएगी तो दिहाड़ी वाले को, आजकल तो मतलब लॉकडाउन में फ़कीर को कोई खैरात भी देने वाला नहीं है रोड पे कि वो दे। तो बात यह है कि लॉकडाउन करने से फ़कीरों की भी आमदनी बंद हो जाती है। तो उसको रोका कैसे जाए? असल बतला ये है कि देखिए सर, बीमारी को बचाने के लिए जिस तरह उन्होंने कहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें और थोड़ा अपने तौर पे लोग, लेकिन लोगों में वही बात है ना कि शऊर नहीं है कि आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखें और थोड़ा सारे लोग घर से ना निकलें, जिसने कमाना है वो निकलें, बीवियां घर पे बैठें, बच्चे घर पे बैठें, एक कमाने वाला बंदा चला जाए या जिसकी ड्यूटी है वो चला जाए। लेकिन पूरे का पूरा घर रोड पे आया हुआ है, तो इस तरह अगर 1 लाख घर हैं या 100 लाख घर हैं तो 50 लाख बंदा रोड पे होता है ना। एक शजील गोपलानी साहब, उन्होंने पहले तो यही कहा था कि हम मंडे से खोल लेंगे, अपनी तिजारत करेंगे क्योंकि हम लोग कारोबार बंद नहीं रख सकते। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि 25% जो मुलाजमीन हैं उनको मैंने निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। ये ज्यादती है, उनके पास पैसे, उनके बैंक में आज छापा मारो तो बहुत निकल आएंगे। देने का दिल नहीं है। उनसे कहो कि अल्लाह ने कहा है कि और कुछ नहीं तो मुलाजमों को ज़कात समझ के ही दे दो, उनको दे तो दो, अपने बैंक बैलेंस को थोड़ा सा सर अगर थोड़ा सा कम छोड़कर, अगर थोड़ा सा कम छोड़कर मरेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सक्सेशन सर्टिफिकेट में अमाउंट थोड़ा कम आ जाएगा, पैसे साथ लेके किसी ने नहीं मरना, इधर ही छोड़ के जाने हैं और वो हमने ही बनाने हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट। सिर्फ उसमें अमाउंट जहाँ 100 करोड़ लिखना है 50 करोड़ लिख देंगे। क्यों लगाए? ये भी एक है सिलसिला, लेकिन वो भी दें। दूसरा ये है कि ये एक गरीब दिहाड़ीदार जो जा रहा है मजदूरी के लिए, या तो हुकूमत उसको खाना पहुंचाए, उसके घर पर राशन पहुंचाएगी। सर आपको याद है वो जो इन्होंने घरों पे पहुंचाने का किया था, वो सिर्फ कागजों में हो गया था, किसी गली में खाना पहुंचा ही नहीं। याद है आपको? ये भी एक सूरत है। बड़े उसके ऊपर कॉलम आए, मैं पढ़ के, बल्कि लगाई साहब भी लिखते थे, अभी भी लिखते हैं। इसको जो है ये सिंध हुकूमत को खुद सोचना है कि लोगों की ज़िंदगी को
कोरोना से बचाने की कोशिश में भूख से मरने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये जरूर उसको सोचना चाहिए। बहुत अच्छा कहा आपने कि भूख से, अगर कोरोना से नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे। और कोरोना से तो एक बंदा मरेगा ना जिसको कोरोना है, भूख से पूरी फैमिली मर जाएगी। बिल्कुल। अच्छा ख्वाजा साहब, वज़ीर आज़म ने पनाहगाहों की बात की, उन्होंने कहा तकरीबन 22 पनाहगाहें हैं जिनका क़याम हो चुका है। तो ये जो वज़ीर आज़म पनाहगाहें बना रहे हैं, इनसे आपको लगता है कि कोई गुर्बत में कमी आएगी या जो बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसी कॉस्मेटिक है। अच्छा, कितने एक पनाहगाह में कितने 100 बिस्तरे होंगे। 22 करोड़ आबादी का मुल्क है, 22 करोड़ आबादी का मुल्क है जिसमें पूरे मुल्क को पनाहगाह बना दीजिए, देखा जाएगा। जाकर एक बिस्तर ले 15 करोड़ आदमी गरीब है, वहाँ मालूम होगा कि बिस्तर 15 लाख का मिल रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल में हुकूमत को अपना काम करना चाहिए, जिस तरह से गवर्नेंस होती है उस तरह से करना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए, करप्शन का खात्मा करना चाहिए, नाइंसाफ़ी का खात्मा करना चाहिए। सोसाइटी खुद ब खुद इवाल्व करेगी। असल बात यह है कि इस वक्त कोरोना की अजाब से किस तरह से लोगों को निकाला जाए। अगर हम चाहते हैं कि ये ना लगे, लॉकडाउन ना हो, तो फिर और कौन सा तरीका अख्तियार किया जाए। वो टाइम भी करके देख लिया है कि जनाब इस टाइम से इस टाइम तक जो है वो बंद रहें। उसके जब खुलता है तो फिर एक अजदहाम होता है। आपने जब भी जाकर देखें, ऐसे जैसे वो रोज़ा खुलता है या वो शादी में खाना खुलता है, ऐसे वहाँ पूछते हैं जो बेसब्रेपन से जो है, जिस तरह से हम जाकर शॉपिंग सेंटर्स में देखते हैं कि क्या सूरत हाल हो रही है, तो बाद दफ़ा दिल चाहता है यार ये तो लॉकडाउन ही बेहतर है कि 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगा रहा है ताकि इस तरह से बाजार में ना आए। ये पनाहगाहों का आपने सवाल किया, मैं उसमें थोड़ा ऐड कर दूं कि चाइनीज़ कहावत है, वो कहता है कि आई विल नॉट गिव यू की फिश, मैं आपको मछली नहीं दूंगा, आई विल टीच यू हाउ टू कैच द फिश, कि अपनी फिश खुद पकड़ो, बजाय पनाहगाह में आके सो जाओ, लेट जाओ कि आज टाइम से खाना आएगा, घड़ी देखते रहो। नहीं, वज़ीर आज़म ये कहते हैं जो पनाहगाह में लोग आए हैं हम उनको खाना देंगे, रिहाइश देंगे, लेकिन साथ साथ हम उनको मजदूरी भी देंगे। वो काम करें फिर हम उनको मजदूरी देंगे, उसके पैसे देंगे उनको। खाना मुफ्त मिल रहा होगा, मजदूरी कौन करेगा? पनाहगाहें ये शेरशाह सूरी नहीं है। ये नहीं कर सकते कि जनरली सड़क बनाकर वहाँ पर जो है सराय कायम कर दें और जो भी सराय में मेहमान आकर रहो, ये वो सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान की इकनॉमी इस तरह के अफोर्ड नहीं कर सकती है कि आप आबादी को बिठा दें। कहाँ से लाएंगे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़? अगर आपके एक सेंटर में 5-5 हज़ार आदमी हैं और 50 सेंटर आप बना देते हैं या 100 सेंटर बना देते हैं, तब भी आपके लोग तो इतने नहीं बनते हैं कि जिनको आप रोज़ी दे सकें, जिनके आप जॉब एम्प्लॉयमेंट वो कर सकें जनरेट। ये भी नहीं हो सकता है। इस तरह का काम जो है आप उनको हवाले कर दें, जो करते रहें, सैलानी को दे दें, आलमगीर वालों को दे दें, दूसरे लोगों को दे दें, जो इस तरह का काम करते हैं वही करते रहेंगे, वो वही अच्छा करते हैं। अच्छा, वैसे वज़ीर आज़म का लेकिन ये इकदाम तो अच्छा है ना कि वो लाइव कॉल्स लेते हैं लोगों के। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है यार, लोगों को अपना। वज़ीर आज़म की बहुत सारी बातें अच्छी हैं, सिर्फ उसकी टीम अच्छी नहीं है। सही है। चले मुझे ब्रेक। खुद भी बहुत अच्छा है, खुद भी बहुत अच्छा है। चले, ये बात तो वैसे सब मानते हैं कि वज़ीर आज़म अच्छे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के जो इर्द गिर्द लोग हैं उनका मसला है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करें। अगर ये क्रिकेट की टीम वेलकम बैक नाज़रीन। और गैरत के नाम पर एक बार फिर से 2 लड़कियों का कत्ल हुआ। फैसलाबाद की भैंस कॉलोनी में मुबज्जना तौर पर गैरत के नाम पर 2 लड़कियों का कत्ल उनके वालिद और चचा की जानिब से किया गया। पुलिस को इत्तला मिली कि जो लाशें हैं उनको दफनाने के लिए चिन्योट के इलाके भवाना मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और दफन करने से पहले ही लाशें जो है वो अपनी कब्जे में ले ली। ख्वाजा साहब, ये जो गैरत के नाम पर कत्ल है ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सबसे बेगैरत होता है बंदा जो लड़कियों को मारता है। बिल्कुल, समझे ना, वो गैरत के नाम पे कत्ल करता है, लेकिन मेरा ये फतवा ले लें कि वो सबसे बेगैरत होता है। बिल्कुल ऐसा, जो लड़की पे हाथ उठाता है और फिर जो उसको कत्ल करता है। और ये बड़ा बुरी बात है, ये कल्चर बन गया है। आपको यकीन है, आपको याद होगा, लगाई साहब को याद है कि वो बलोचिस्तान में कुछ 4 के पत्नी लड़कियों को दफन कर दिया था। तो उस वक्त सेनेट में एक जो था सेनेटर, उसने बड़े फख्र से कहा कि ये हमारी रिवायत है। और उसके बाद पूरे मिनिस्टर और वो वजीर, जी मेरा दोस्त है वो, मैं नाम नहीं ले रहा, तो पूरे जनाब सेनेट में बैठे लोग बैठे थे और एक बंदे ने उफ नहीं की या उसकी मजम्मत नहीं की, सिर्फ वो NGO वाली लड़कियां बेचारी मजम्मत करती रही। 6 औरतों को एक साथ गड्ढे खोदकर उसके अंदर जिंदा खड़ा करके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। ये हुआ था। और इस मुल्क में इस तरह की चीजें होती हैं। औरत को प्रॉपर्टी में फैसला होता है और वो जो फैसला दे रहे होते हैं, सर विन्नी की जो रस्म है सिंध में,
क्या ये तो कत्ल हुआ है ना। एक ये होती है कि मतलब मैंने ये खैबर पख्तूनख्वा में है कि बदले में आपको लड़की यानी एक लड़की होती है, उसके बजाय अगर कुंवारी लड़की को कत्ल किया गया है तो कुंवारी या 2 लड़कियां देनी पड़ेंगी। अगर शादीशुदा है तो 2 शादीशुदा अपने शौहरों से छुड़वा कर उसके दुश्मन के हवाले की जाएंगे। और चाहे दुश्मन के पास मर्द ना हो, 70 साल का बाबा हो, वो बाबे से निकाह हो जाता है। कारी भी तो कर दिया जाता है। ये कारी अलग है, वो तो अलग है, वो सिंध में है, वो हर जगह पर है। वहाँ भी है, हमारे यहाँ ये जो दूसरे सराकी बेल्ट के इलाके हैं, यहाँ भी इस तरह की कबीर इसमें मौजूद हैं और इसके खिलाफ जिदोजहद भी हो रही है, लोग बात भी कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा फ्यूडल सिस्टम जो है वो प्रॉपर्टी समझता है। मैं खुद भी बहुत सेमिनार्स में इधर उधर जाके इस पे तकरीरें कर रहा हूँ। हमने वो कुछ एक लड़कियाँ हैं वो बनाती हैं क्लिप, तो मैंने कितने उनको बना के दिए हैं, वो उसको इंटरनेशनली चलाती हैं। अच्छा, नूर मुकद्दम कत्ल केस अभी चल रहा है। वज़ीर आज़म ने आज भी जब बात की तो उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं कि मुल्जिम जो है वो बड़ा बाअसर है, वो छूट जाएगा, लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं मैं नहीं छूटने दूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, हम बैठे हैं कहाँ से छूटेगा, नहीं छूट सकता। नहीं सवाल पैदा नहीं होता। इंशाल्लाह जितनी पूरी सजा खाएगा, बल्कि उसके माँ बाप को भी जो कर रहे हैं, आई होप कि वो सही एविडेंस कलेक्ट करें और उनको इन्वॉल्व करें अबेटमेंट में। लेकिन अगर पार्टी टू इट, अगर इन्वेस्टिगेशन को, प्रोसिक्यूशन को और तमाम इस प्रोसेस को, ट्रायल के कुछ लोगों को अगर वो हायर कर लेते हैं, इंगेज कर लेते हैं, भर देते हैं उनकी जेबें, उनके मुंह, तो फिर क्या होगा? ऐसा तो होता रहा है ना केसेस में, हाई प्रोफाइल केसेस में भी इस तरह से होता रहा है। मुख्तारा बीबी के केस में क्या हुआ था? आखिर छूट गए सारे के सारे, सुपीरियर जुडिशरी में गए और बरी होकर चले गए। तो ऐसे केसेस तो हुए हैं ना हमारे सामने, वे सारी दुनिया के सामने फायरिंग हो रही थी साहिवाल में और मार दिया गया बच्चों के सामने उसके माँ बाप को। क्या हमने क्या इंसाफ दिया उनको? नहीं। बेचारा गाड़ी में जो पीछा करके आए थे और उन्होंने कहा पता नहीं हम किसी एजेंसी के लोग हैं और ये मुश्तबे आदमी हैं। वो बेचारा कोई मुश्तबा नहीं था, गरीब आदमी था और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 10 साल का पता नहीं एक 8 साल का, वो कार में रोते रहे और अब्बा मर गया। तो नूर मुकद्दम कत्ल केस पे, नूर मुकद्दम केस में तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे और इसको मैं खुद भी पीर होऊंगा और इसमें इंशाल्लाह इसको सजा कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी सूरत में नहीं इंशाल्लाह। अच्छा लगाई साहब, मकबूजा कश्मीर के हवाले से जुलाई के महीने की रिपोर्ट सामने आई है। भारतीय फौज ने जुलाई के महीने में 30 कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीरी तो मुसलसल 73 साल से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और वो हुर्रियत की पूरी एक मूवमेंट है, आज़ादी का एक पूरी मूवमेंट है जिसके अंदर लोग एक मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ, इससे पहले 73 साल 74 साल तो यहाँ पाकिस्तान को बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले डोगरा राज में वो मुजाहमत करते रहे, डोगरा राज में लड़ते रहे। और डोगरा की क्या थी, 70 लाख रुपए में उसने पूरी कश्मीर की वादी खरीद ली, यानी दुकान लगी हुई थी। ये पूरे के पूरी आबादी, पूरे इंसान और पूरी के पूरे सरजमीन, बहुत बड़ा रकबा ये अंग्रेज़ों ने दे दिया 70 लाख के बदले और राजा हरी सिंह ने वो ख़रीद लिया, उसका वो मालिक बन गया लोगों के मुकद्दर का। और फिर उसने इंडिया के साथ कहा कि जी मैं इलाहाक कर रहा हूँ, और इलाहाक ऐसी सूरत में क्या, जब यहाँ से फतह करते हुए जो कश्मीरी थे वो श्रीनगर के पास पहुँच चुके थे, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा आ जाता है, भी ठहरो हम लोगों से राय पूछेंगे कि आप क्या सूरत हाल चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। वो आज तक वादा पूरा नहीं हुआ और लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लोग इस वक्त के लिए, उस दिन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं कि ये फैसला करने का उनको मौका दिया जाए और उन्हें ये फैसला करने का अख्तियार दिया जाए कि वो अपने मुकद्दर का फैसला, अपनी किस्मत का फैसला करें। नस्लें कुर्बान हो चुकी हैं इस पूरे अमल के दौरान, कई नस्लें कुर्बान हो चुकी हैं। यूएनओ के रेजोल्यूशंस हैं, मगर यूएनओ अपने रेजोल्यूशंस के ऊपर जो है ना वो अमल नहीं करवा सकता। वो कहते हैं ना कि एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। कश्मीरी तो वहाँ यूएनओ में सारी कौमें बराबर हैं, लेकिन सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा नवीद साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। लगाई साहब आपका भी आज के लिए बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में भी ज़ाहिर है आपका प्रोग्राम है, आप मेरे साथ ही मौजूद रहेंगे। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।